नमस्कार, मैं राहुल। जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 1 और आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2। जैसा कि कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पंचायतों को भारत में किस प्रकार से लागू किया गया और उन्हें किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो 11वीं अनुसूची है, कल हम लोगों ने 11वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा था कि पंचायतों को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप पंचायत पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग नहीं देख लेते हैं, तब तक आप लोगों को पंचायत के बारे में नहीं समझ आएगा। हरियाणा टीईटी और हरियाणा सीईटी के एग्जाम में ये 1 से 2 नंबर के प्रश्न बहुत ही अनिवार्य हो जाते हैं पंचायतों के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग कि 11वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, कुल कितने विषय को रखा गया है। विषय का मतलब समझते हैं कि पंचायतों के क्या क्या काम होते हैं और उन्हें किस प्रकार से गांव में कर को वसूलने का अधिकार होता है। कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि पंचायतों की क्या शक्तियां होती हैं और वो गांव में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ऐसे राज्य सरकार के द्वारा कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं, तो पंचायतों को अधिकार कौन देता है, तो याद रखना पंचायतों को अधिकार राज्य विधानमंडल कानून बनाकर यह अधिकार देता है। तो कुल कितने ऐसे विषय हैं जिन पर पंचायत कानून बना सकता है या जिन पर पंचायत काम कर सकता है, तो याद रखिए कुल ऐसे 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायतों में। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ग्राम सभा की स्थापना। हाँ, मैं आपको यह बात बता दूं कि ग्राम सभा होता क्या है। याद रखना किसी गांव की निर्वाचन नामावली में गांव के लोगों के नाम अगर निर्वाचन नामावली में है तो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगर निर्वाचन नामावली में उनका नाम नहीं है तो वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसके लिए मिनिमम से मिनिमम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष वोट डालने की उम्र है, इसलिए वह व्यक्ति ग्राम सभा के नामावली में उसका नाम होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा की जो परिभाषा है, तो ग्राम सभा की परिभाषा किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 243 का ए, यानी कि आर्टिकल 243 के ए में ग्राम सभा की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, पंचायतों के गठन के बारे में कहता है, अगर किसी राज्य में पंचायत की स्थापना हो रही है या पंचायत का गठन हो रहा है, तो याद रखिए वह भी एक संवैधानिक है। तो इसमें संविधान में साफ साफ बताया गया है कि आर्टिकल 243 का बी, यानी कि 243 के बी में पंचायतों का गठन किया गया है। क्या कोई ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायत है ही नहीं, तो जी हां, ऐसे भी राज्य हैं जहां पर पंचायत नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, मैंने उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। याद रखिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्यों में पंचायती व्यवस्था नहीं है, वहां पर नगर पालिका वाली व्यवस्था चलती है, पंचायती व्यवस्था जैसा कोई भी आधार नहीं है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट की बात करेंगे, पंचायतों की संरचना। याद रखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति, पहली समिति का गठन किया गया था, जिनको पंचायत का वास्तुकार या शिल्पी कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले, याद रखना, पंचायतों की संरचना 3 स्तर, मैंने कल बताया था कल वाले वीडियो में 3 स्तर बताए हुए हैं। तो याद रखना पंचायतों की जो संरचना है वो कैसी है भारत में, वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर की है। तो ये कौन से आर्टिकल में रखा गया है, ये याद रखना आर्टिकल 243 का सी, यानी कि 243 के सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बात कही गई है। याद रखिए, क्या भारत में कोई ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? हाँ, याद रखिए कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल है जहां पर 4 स्तरीय यानी कि 4 लेवल के पंचायती राज व्यवस्था लागू है और अन्य बाकी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचायतों में आरक्षण। क्या पंचायतों में आरक्षण होता है? जी हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही साथ में इसमें 3 लोग शामिल हैं। नंबर 1 एससी, दूसरा एसटी और तीसरा महिलाएं, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243 का डी, यानी कि 243 का डी में एससी, एसटी और महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 1/3 भाग, कुल जनसंख्या का 1/3 भाग इन वर्गों में, यानी कि एससी और एसटी वर्गों में, टोटल जो वर्ग हैं एससी और एसटी जनसंख्या में 1/3 हिस्सा महिलाओं का आरक्षण होता है। ओके, तो याद रखना, तो महिलाओं का आरक्षण कितना है? 1/3 हिस्सा। राइट, अब आगे की बात करते हैं। अब ये आरक्षण किस प्रकार होता है,
ये आरक्षण चलता है चक्रानुक्रम। याद रखना, चक्रानुक्रम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको बोलते हैं बाई रोटेशन। बाई रोटेशन का मतलब कैसा है कि जैसे कि सपोज दैट 5 साल के लिए आरक्षण, मान के चलिए कि एससी सीट है, तो कोई एससी वर्ग का बंदा ही, वो एससी व्यक्ति ही पंचायत में खड़ा होगा, और अगली बार 5 साल बाद एसटी होगा, और फिर उसके अगले 5 साल बाद फीमेल यानी कि कोई महिला आरक्षण सीट होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि हर बार एससी और या फिर हर बार एसटी या फिर हर बार महिलाएं, नहीं, इनका लगातार क्रम चलता रहता है। पहली बार में एससी कोई खड़ा होगा पंचायत में लिए, दूसरी बार एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला कोई व्यक्ति, और तीसरी बार महिलाएं। तो यानी कि ये एक क्रम चलता रहता है, इस क्रम का नाम रखा गया है चक्रानुक्रम आरक्षण। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिए, 83वां संविधान जो संशोधन 2002 आया था, संविधान में एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन है कि 83 संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में कोई भी आरक्षण नहीं है। हाँ, इससे पहले आरक्षण होता था अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जैसे ही, याद रखना, जनसंख्या निर्धारित की गई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में यह पाया गया कि वहां पर कोई भी अनुसूचित जातियां नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान से अरुणाचल प्रदेश के लिए कोई भी आरक्षण यानी कि पंचायत में कोई भी आरक्षण हटा दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, पंचायतों का कार्यकाल। ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखिए, पंचायतों का जो टाइम सीमा यानी कि समय सीमा होती है 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें जो 5 वर्ष निर्धारित है ये आर्टिकल 243E में बताया गया है। याद रखिए, जैसे ही कोई कार्यकाल खत्म हो रहा है, कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पहले चुनाव करा लिए जाने आवश्यक है। इस बात को याद रखना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कितने महीने पहले? याद रखना, कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले चुनाव करा लिए जाने आवश्यक है। अगला पॉइंट, सदस्यों की अयोग्यताएं, यानी कि पंचायत का कोई भी सदस्य कब अयोग्य हो जाता है, यह कौन निर्धारित करता है? याद रखिए, पंचायतों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार उस राज्य के राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, राज्य के विधानमंडल के द्वारा पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में निर्धारित किया गया। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, कौन अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है? उस राज्य का विधानमंडल। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो 243 का एफ में बताया गया है कि कौन सदस्य कब अयोग्य होगा। नॉर्मली ये बात याद रखना, 1 2 3 चीजें हम बता देते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो सिंपल सी बात है, पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है, वह चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होता है। तो नॉर्मल पंचायतों के लिए यानी कि कोई भी सदस्य अगर चुनाव जीतना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए, उसकी उम्र कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर वह 21 वर्ष नहीं है तो वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, यानी कि अयोग्य माना जाएगा आर्टिकल 243F के तहत। नेक्स्ट, आगे की बात कर लेते हैं। पंचायतों की शक्तियां, क्या पावर होती है पंचायतों की शक्तियां? याद रखिए, मैंने आपको बताया जो पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट। जैसे कि किसी गांव में अगर कोई पंचायत है तो किससे कितना कर लेना है या टैक्स लेना है, ये शक्तियां होती हैं। साथ ही साथ में अगर गांव में कोई मेला लग रहा है यानी कि कोई फेयर लग रहा है, तो मेले से भी कर यानी कि टैक्स वसूला जा सकता है। तो ये सारी की सारी पावर किसमें आती हैं? याद रखना, पंचायतों की शक्तियों के बारे में आती हैं। तो 243 के जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। कुल कितने विषय में कानून बना सकता है पंचायत? 29 विषय में कानून बना सकता है। नेक्स्ट, अब कह रहा है पंचायतों द्वारा कर वसूलने की शक्ति। हाँ, याद रखिए, पंचायतों को भी कर वसूलने की शक्ति है। मैंने अभी बताया कहां से कर वसूलेगा? जिस क्षेत्र में पंचायत है, जिस गांव में पंचायत है, उस गांव में कर वसूलने के कौन कौन से आधार हैं या बेस हैं। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? याद रखना, यह शक्ति प्राप्त है पंचायतों को 243 का एच के तहत, यानी कि 243 के एच के तहत पंचायतों के द्वारा कर वसूलने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, अगला पोर्शन कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन। जानते हो राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया है? याद रखिए, राज्य और पंचायत के बीच में राजस्व का जो बंटवारा होता है, जो पैसे का बंटवारा होता है कि कितना पैसा हमें पंचायतों को देना है निर्माण कार्य के लिए। ओके, तो उस लिए क्या करते हैं,
प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, याद रखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ओके, तो 243 का आई, याद रखिए 243 के आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो याद रखना पंचायतों के लिए निर्वाचन की जो समय सीमा होती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, मैं आपको बता दूं कि पंचायत के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसको, उसका निर्धारण कौन करता है या उसकी देखरेख कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायतों के लिए इलेक्शन के बारे में समय समय पे नियम बनाता है और उनको कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243 का के। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो भी ये मैंने प्रश्न बताए हुए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये सभी पार्ट हरियाणा सीईटी और हरियाणा टीईटी यानी कि पीजीटी वाले जो बच्चे हैं, टीजीटी वाले जो बच्चे हैं जिनका विषय सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य विषय है, वो भी अच्छी तरीके से इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों कैसी रही हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।